नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल सिविल स्क्वाड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे दो विमाओं में अपेक्षित वेग ज्ञात करना, परंतु इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रक्षेप्य गति क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है और कम्पिटिटिव एग्जाम के भी दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, लाइक एस जेईई एंड नीट। तो आइए चर्चा करते हैं कि प्रक्षेप्य गति क्या होता है। प्रक्षेप्य गति क्या होता है? तो प्रक्षेप्य गति हम इससे पहले इस चैप्टर में कई चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उनका प्रयोग हम प्रक्षेप्य गति में करेंगे। तो जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी भिन्न दिशा से जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भिन्न दिशा में फेंका जाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर पिंड गति करता है। तो इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं और इस पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। तो हमने क्या परिभाषा बताया कि जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में वह पिंड वक्र पथ पर गति करता है। तो इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं और इस पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। तो कैसे, मान लीजिए ये ऊर्ध्वाधर दिशा है, हम इस दिशा में ना फेंक कर ये पिंड को इस दिशा में फेंकते हैं, तो ये ऐसे वक्र बनाएगा। इस पथ को प्रक्षेप्य पथ कहेंगे और इस गति को प्रक्षेप्य गति कहेंगे। तो प्रक्षेप्य गति क्या है कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है, तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक वक्र पथ पर गति करता है। तो इस पथ को प्रक्षेप्य पथ तथा इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और प्रक्षेप्य गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने 1632 में डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम, सर्वप्रथम 1632 में गैलीलियो ने अपनी पुस्तक डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम में प्रक्षेप्य गति के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटकों की स्वतंत्र प्रकृति की व्याख्या की। तो आइए जानते हैं कि इस अध्याय में हम प्रक्षेप्य गति में क्या करेंगे कि माना किसी प्रक्षेप एक दिशा की ओर v0 वेग से फेंका गया, तो x अक्ष के अनुदिश वह θ0 कोण बनाया। फेंकी गई वस्तु, देखिए किसी पिंड को ऐसे फेंका गया तो वह x अक्ष से θ0 कोण बनाया और v0 वेग से फेंका गया। तो फेंकी गई वस्तु को प्रक्षेपित करने के बाद उस पर गुरुत्व के कारण लगने वाले त्वरण की दिशा क्या होगी? a इज इक्वल टू माइनस जी के कैप। माइनस क्यों होगा? क्योंकि वो YH के अपोजिट है। तो AX इज इक्वल टू 0 और AY इज इक्वल टू माइनस जी। तो आगे चलते हैं। ये चित्र देखिए, किसी पिंड को v0 वेग से फेंका गया और इसकी दिशा ये है YH के अपोजिट, इसलिए माइनस होगा। तो θ0 कोण के माध्यम से हम इतनी दूरी ज्ञात कर लेंगे और इतनी दूरी ज्ञात कर लेंगे। ये हो जाएगा v0 cos थीटा, ये हो जाएगा v0 sin थीटा, ये हो जाएगा v0 sin थीटा। v0 sin थीटा ये होगा, इसीलिए इसको भी v0 sin थीटा लिख दिया जाएगा। तो प्रारंभिक वेग v0 के घटक निम्न प्रकार होंगे। कैसे? vx इज इक्वल टू ये है vx, ये है vx क्या होगा? vx इज इक्वल टू v cos थीटा। और vy क्या होगा? vay
ये है वी ए वाई, तो ये हो जाएगा वी ए वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। तो इस चित्र के माध्यम से प्रारंभिक निर्देशांक 0 0 है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0। तो इसी प्रकार समीकरण 4.34 से क्या प्राप्त होगा, समीकरण 4.34। देखिए 4.34 समीकरण कहाँ है, 4.34 ये समीकरण है। इस समीकरण के माध्यम से हम आगे सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू वी एक्स टी, क्योंकि a इज इक्वल टू 0 है, v इज इक्वल टू 0 है, तो पहला पद खत्म हो जाएगा। तो v x इज इक्वल टू वी एक्स टी, तो ए एक्स है वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट कॉस थीटा। तो y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो उसके आगे हो जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और वही प्रक्षेप जो है दूसरे समीकरण में वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा वी साइन थीटा माइनस जी टी। तो समीकरण हमें प्राप्त होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई अपान वी एक्स इज इक्वल टू 0। ये समीकरण हमें प्राप्त होगा। आगे चल के हमें प्रक्षेप के पथ का समीकरण ज्ञात करना है। प्रक्षेप के पथ का समीकरण, या ये कहिए कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, या ये कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसके लिए हम इस चित्र के माध्यम से यही फार्मूला सिद्ध करेंगे। इस चित्र के माध्यम से हम ये फार्मूला सिद्ध करेंगे। तो आइए सिद्ध करते हैं। चित्र पहले समझ लीजिए। माना एक गेंद को क्षैतिज से थीटा नॉट कोण पर u प्रारंभिक वेग से छोड़ा जाता है। माना एक गेंद को थीटा नॉट कोण पर u प्रारंभिक वेग से छोड़ा जाता है, या v नॉट प्रारंभिक वेग से छोड़ा जाता है। प्रक्षेप बिंदु O है, गेंद का प्रक्षेपण बिंदु O है, इस बिंदु से छोड़ा जाएगा। किस बिंदु से छोड़ा जाएगा, इस बिंदु से छोड़ा जाएगा। प्रक्षेपण बिंदु O है, तो O से समकोणिक निर्देशांक OX, O से समकोणिक निर्देशांक OX और OY खींचकर वेग v को दो घटकों में विभाजित करते हैं। खींच दिए और इसको देखिए दो भागों में बांट दिया गया है। ये देखिए दो भागों में बांट दिया गया है, वियोजित करते हैं। क्षैतिज घटक कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्षैतिज घटक कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्षैतिज घटक कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए यही ज्ञात कर रहे हैं इतना। कॉस थीटा इज इक्वल टू यू एक्स अपान वी, तो यू एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। ठीक, ये समीकरण आप लिखते चलिएगा। और ऊर्ध्वाधर घटक कैसे ज्ञात करेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू यू वाई अपान वी, साइन थीटा इज इक्वल टू, या वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा नॉट। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। गेंद की गति गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत है, जो कि अचर है तथा ऊर्ध्वाधर घटक दिशा में नीचे की ओर लगता है, और गेंद के क्षैतिज घटक यू एक्स पर जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यू एक्स पर जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए पूरी गति में दौरान यू एक्स की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता
परंतु गेंद की ऊर्ध्वाधर दिशा वही वाई में, यू वाई में या कैपिटल वी यू वाई कह देंगे कि जी के कारण लगातार बदलता रहता है। तो समय टी समय में गेंद का क्षैतिज विस्थापन ज्ञात करेंगे। क्षैतिज विस्थापन ज्ञात करेंगे तो क्षैतिज वेग गुणे समय, क्षैतिज विस्थापन x = क्षैतिज वेग इंटू समय, क्षैतिज वेग इंटू समय। तो x = u cos थीटा नॉट इंटू टी। ux का मान अभी ज्ञात किए थे हम, ux मान अभी हम ज्ञात किए थे। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होगा कि x = u cos थीटा नॉट इंटू टी। तो टी समय में गेंद का ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन ज्ञात करेंगे। तो उसको ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे, गति के द्वितीय समीकरण से। h = ut माइनस हाफ GT², जहाँ h = y है और u = ui है। तो y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, y = uit माइनस हाफ GT²। uit कितना है, uit है, ui कितना है, खाली ui है v साइन थीटा नॉट या u साइन थीटा नॉट। तो y का मान क्या होगा, y = u साइन थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ GT²। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो y = हो जाएगा u साइन थीटा नॉट इंटू x/u cos थीटा नॉट माइनस हाफ जी x/u cos थीटा नॉट। तो u से u कट जाएगा, आगे क्या बचेगा, u से u कट जाएगा तो y = x tan थीटा नॉट, साइन थीटा अपान कॉस थीटा को tan थीटा लिख दिए, माइनस हाफ gx² अपान u² cos² थीटा। तो y का मान क्या प्राप्त होगा, y = x tan थीटा नॉट माइनस gx² अपान 2 u नॉट कॉस थीटा नॉट का होल स्क्वायर। ये समीकरण जो है यही सिद्ध करेगा कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो हमें इस प्रकार ये समीकरण प्राप्त हो गया। ये हो गया प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो आगे चलते हैं कि इसके बाद हम ज्ञात करेंगे कि प्रक्षेप का उड्डयन काल। तो प्रक्षेप का उड्डयन काल ज्ञात करेंगे। प्रक्षेप का उड्डयन काल t = होता है, आपके बुक में t = नहीं दिया गया है, तो हम बता देते हैं फार्मूला आपको कि उड्डयन काल का फार्मूला आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आता है। तो उड्डयन काल का फार्मूला होता है, उड्डयन काल का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल T = 2u साइन थीटा नॉट अपान जी, जहाँ पर t उड्डयन काल है, u प्रारंभिक वेग है, थीटा नॉट कोण है और g का मान आपको पता है। ये उड्डयन काल का फार्मूला है, याद रखिएगा इसको और लिख लीजिएगा। t = 2u साइन थीटा नॉट अपान जी, ये NCERT में नहीं दिया गया है। तो आगे चलते हैं इस टॉपिक में कि अधिकतम ऊंचाई
प्रक्षेप की ऊंचाई, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई। इस टॉपिक में आएंगे तो प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात होगा किस। तो समीकरण इसमें दिया गया है 4.38। समीकरण 4.38 में t इज इक्वल टू टी एम रखकर प्रक्षेप द्वारा अधिकतम ऊंचाई एच एम की गणना कर लेंगे। तो समीकरण 4.38, समीकरण 4.38 ये है। अब इसी में हमको मान रखना है टी इज इक्वल टू टी एम और एच और अधिकतम ऊंचाई एच एम गणना कर लेंगे। तो हमें टी इज इक्वल टू टी एम रख देना है। तो हमें एच एम क्या प्राप्त होगा, देखिए रखे हैं कि वाई इज इक्वल टू एच एम वी नॉट साइन थीटा नॉट अपान वी साइन थीटा नॉट अपान जी माइनस हाफ जी वी साइन थीटा नॉट अपान जी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद आया है फार्मूला का होगा एच इज इक्वल टू स्मॉल एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। न्यूमेरिकल में ये सब बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। ये इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। और जब थीटा मैक्सिमम हो, जब थीटा 90 अंश पर हो, 90 अंश पर मैक्सिमम होगा, 90 अंश पर हो तो अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने का एक फार्मूला है एच मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम यू स्क्वायर अपान 2g। जहाँ पर थीटा 90 अंश दिया गया हो न्यूमेरिकल में, तो वहाँ अधिकतम ऊंचाई पूछा हो तो एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान 2g से फार्मूला हम रख करके आंसर ज्ञात कर लेंगे। अगला टॉपिक आता है इसमें प्रक्षेप का परास। प्रक्षेप का परास, तो प्रक्षेप का प्रयास कैसे ज्ञात करेंगे, प्रारंभिक स्थिति x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 से चलकर उस स्थिति तक जब y इज इक्वल टू 0 हो, जब y इज इक्वल टू 0 हो प्रक्षेप द्वारा चली गई दूरी क्षैतिज परास कहलाती है। तो प्रक्षेप परास कैसे ज्ञात करेंगे, प्रक्षेप परास ज्ञात करने के लिए हमें उड्डयन काल जो हमने उड्डयन काल का फार्मूला बताया है प्रक्षेप परास में ज्ञात करने के लिए, उड्डयन काल के फार्मूला जो हमने बताया है, उड्डयन काल टी में चली गई दूरी है, इसलिए परास आर इज इक्वल टू वी साइन थीटा नॉट अपान टी एफ। तो वी नॉट कॉस थीटा नॉट अपान टी एफ, ये देखिए क्या है, वी साइन थीटा नॉट अपान टी एफ। तो आर इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट अपान टी एफ, तो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू 2v नॉट साइन थीटा नॉट अपान जी। हमने उड्डयन काल का फार्मूला क्या बताया है, उड्डयन काल का फार्मूला हमने आपको क्या बताया कि t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा नॉट अपान जी। तो वही इसमें दिया गया है कि आर इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट अपान टी। तो आर इज इक्वल टू टी का मान इसमें रख दिया गया है, टी का मान रख दिया गया है। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर या यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपान जी। 2 थीटा नॉट साइन कैसे आ गया, कॉस थीटा नॉट इंटू साइन थीटा नॉट, यहाँ पर 2 कॉस थीटा नॉट इंटू साइन थीटा नॉट फार्मूला होता है 2 साइन थीटा नॉट। तो एच तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा परास आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी। और जब थीटा बराबर 45 अंश हो तब अधिकतम परास प्राप्त होगा। जब थीटा 45 अंश पर हो, ये नोट करके आप लिख दीजिएगा कि जब थीटा 45 अंश हो तो अधिकतम परास ज्ञात होगा। तो आर मैक्स क्या हो जाएगा, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर
अपान जी, वी स्क्वायर अपान जी। यदि न्यूमेरिकल में थीटा 45 अंश दिया है और मैक्सिमम परास ज्ञात पूछ रहा है तो यू स्क्वायर अपान जी रखकर हम सॉल्व कर लेंगे। अगला इसमें आता है कि प्रक्षेप का अधिकतम ऊंचाई का समय, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई का समय। अधिकतम ऊंचाई का जो समय है यही है उड्डयन काल, यही है उड्डयन काल, जो हमने आपको बता दिया है कि यही है उड्डयन काल। सॉरी, हमने आपको बताया था कि यह बुक में नहीं है, लेकिन अधिकतम ऊंचाई का समय जो है यही होता है उड्डयन काल। तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में हम इसके कुछ जो है उदाहरण, इसके कुछ उदाहरण पर चर्चा करेंगे और इसी के बाद ये स्टार्ट होता है एक समान वृत्तीय गति। तो उदाहरण हम इसी वीडियो में देख लेंगे, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन ठीक है, देख लिया जाता है। एक पैदल यात्री, उदाहरण संख्या 4 देखिए। एक पैदल यात्री किसी खड़ी चट्टान के कोने पर खड़ा है। चट्टान जमीन से 490 मीटर ऊंची है। चट्टान जमीन से 490 मीटर ऊंची है। ये देखिए, ये चट्टान हो गई, ये ज़मीन हो गई, ये 490 मीटर ऊंची है। कौन 490 मीटर ऊंची है? ये चट्टान 490 मीटर ऊंची है, 490 मीटर। तो वह एक पत्थर 36 से 15 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ता है। वह एक पत्थर को 36 दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग से फेंकता है। वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगा तथा जमीन से टकराते समय उसकी चाल कितनी होगी। ये यहाँ से फेंका गया, देखिए यहाँ से पत्थर फेंका गया, ये जाके ऐसे गिरा, ऐसे फेंका गया। तो ये जो है कोण 45 अंश 15 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया। तो ए इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, ए इज इक्वल टू 15 मीटर प्रति सेकंड, ए इज इक्वल टू 15। चट्टान जमीन से 490, एच इज इक्वल टू 490 मीटर। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। आप डायरेक्ट फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं और इस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए एक्स टी इज इक्वल टू एक्स नॉट वी एक्स अपॉन टी इंटू टी, वाई टी इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस ए वी ओ वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एक्स वाई वी वाई इज इक्वल टू 0 होगा, वी वाई इज इक्वल टू 0, प्रारंभिक वेग 0 होगा, यू इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग 0 होगा, प्रारंभिक वेग कितना होगा 0। और ए जो है ए इज इक्वल टू माइनस जी 9.8 और वी क्या होगा 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो वाई टी का मान हम इन सभी मानकों को इस समीकरण में रखकर ज्ञात कर लेंगे। तो आगे क्या प्राप्त हुआ हमें, पत्थर उस समय जमीन से टकराता है जब वाई टी इज इक्वल टू 490 मीटर है। 490 मीटर इज इक्वल टू माइनस हाफ, 490 मीटर इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड रख दिए, तो वेग वी एक्स इज इक्वल टू ई वाई वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो वी एक्स इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, वी वाई इज इक्वल टू माइनस 98 मीटर पर सेकेंड। इसलिए पत्थर द्वारा चली गई दूरी बराबर, पत्थर द्वारा चली गई दूरी वी नॉट इज इक्वल टू 99 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये एक खत्म हुआ उदाहरण। अगले चैप्टर में
ये उदाहरण भी देख लीजिए आप। 4.9 36 से ऊपर की ओर 30 अंश का कोण बनाते हुए एक क्रिकेटर गेंद 28 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकी जाती है। अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए। उस स्तर पर वापस पहुंचने में लगे समय की गणना कीजिए। फेंकने वाले बिंदु से मतलब कि परास ज्ञात करना है, उड्डयन काल ज्ञात करना है और अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना है। थीटा इज इक्वल टू दिया है 30 डिग्री। थीटा कितना दिया है? 30 अंश। थीटा 30 अंश दिया है और यू दिया है कितना? 28। यू दिया है 28। और हमें क्या ज्ञात करना है? पहले ज्ञात करते हैं एच, अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला देखिए। अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला क्या है? एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो हम बताए थे कि एच मैक्स तभी होगा जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो थीटा 90 डिग्री नहीं दिया है तो हम थीटा का मान रखते हैं। तो एच इज इक्वल टू वी यू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर साइन थीटा यू स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर 28 इंटू साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8। जी का मान 9.8 होता है हमेशा। तो इसका गणना करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? 10 मीटर। इसका कैलकुलेशन आप क्या कर लेंगे? 28 गुणे 28, उसके बाद साइन 30 का मान रख देंगे। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो ये मान आ जाएगा 100 मीटर। इसी प्रकार टी पर भी ज्ञात कर लेंगे। उड्डयन काल का फार्मूला हमने आपको क्या बताया है? उड्डयन काल टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा 2u साइन थीटा अपान जी। टी इज इक्वल टू 2 इंटू 28 इंटू 1/2 अपान 9.8। आप 2 से 2 काट दीजिएगा, इससे काट दीजिएगा तो 2.9 सेकेंड आ जाएगा। और परास आर का फार्मूला हमने बताया है। परास आर इज इक्वल टू क्या होता है? परास आर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू 28 साइन 60 अपान जी। इस पर रख के आप फार्मूला को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 69। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक समान वृत्तीय गति के बारे में। धन्यवाद।